पैमाने से अगर हम देखें तो अगम बहे दरियाव शिवमूर्ति जी का ऐसा उपन्यास है, ये ऐसी कथा है जो उत्तर भारत के 80 के दशक के सामाजिक गतिविज्ञान को व्यक्त करता है। सामाजिक गतिशीलता जो है उसको व्यक्त करता है। उपन्यास के शुरुआत में ही इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति है। उस प्रसंग को जब पढ़ रहा था, जिसकी चर्चा अभी की जा रही थी कि पठनीयता तो ऐसी है, सर कह रहे थे कि 60 से 70 तक थोड़ा बोझिल करता है, फिर इसके बाद तो कहता कि मुझे पढ़ करके खत्म कर। शुरू से ही बेचैनी पैदा कर देने वाला उपन्यास है। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है कि सही मायने में उत्तर भारत में जो दलितों के जीवन में, पिछड़े समाज के जीवन में, जीवन स्थितियों में जो बदलाव आया है और उसके चलते भाषा की रणनीति में जो बदलाव आया है, पूरा उपन्यास जैसे लगता है कि उसके संवाद को अगर ध्यान दिया जाए तो एक तरह से पॉलेमिक्स करता हुआ एक खास तरह की रणनीतिक वक्तव्य हर जगह दिखाई देते हैं। और ये रणनीतिक वक्तव्य एकदम से किसी पराधीन समाज में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। पराधीनता के खिलाफ स्वाधीनता की लड़ाई की भावना ही भाषा की रणनीति को उत्पन्न कर सकता है, और यह उपन्यास में है। इस तरह से जो रास्ते में आते हुए हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रोफेसर राजेश मल सर, और शायद उस हिस्से पर चर्चा करेंगे कि क्या कोई रचनाकार, कोई उपन्यासकार अपनी रचना के माध्यम से क्या कोई दिशा देता है। जाहिर सी बात है कि कोई न कोई उसकी दिशा होनी चाहिए। तो इस उपन्यास की क्या दिशा है? यह उपन्यास भारतीय शास्त्रों द्वारा स्थापित ज्ञान परंपरा का एक प्रतिपाठ प्रस्तुत करता है, और इस मामले में रचनाकार की जो प्रतिबद्धता है वो एकदम स्पष्ट है। वो किसके साथ खड़ा है। एक उदाहरण है कि महाभारत क्या है? अधर्म के सहारे धर्म की स्थापना की गाथा है। कृष्ण ने द्रोण को, भीष्म को, कर्ण को अधर्म से ही तो मारा था। जुए में अपनी पत्नी को हार जाने वाला धर्मराज कहा गया। पांडव के पुत्र तो थे नहीं, फिर उनका उत्तराधिकार का हक कैसे बन सकता था। एक साथ कई चीजें चल रही हैं उपन्यास में। वैकल्पिक ज्ञान परंपरा का अनुसंधान भी, उसका सृजन भी चल रहा है, और उसी के माध्यम से जो सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से भारत में जो दलितों और पिछड़ों को यहाँ के सवर्णों ने, आजकल मैं इसी भाषा में बात करने लगा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये ज्यादा वो कर रहा है, ओरिजिनल है, चीजों को बातों को स्पष्ट करने में ज्यादा सुविधा होती है। अभी संपादक जी कह रहे थे तो उससे लग रहा था कि वो वर्गीय की बात कर रहा है। मैं अभी उस पर 1 मिनट के लिए प्रकाश डालूंगा, लेकिन जो हड़प नीति रही है पहले से ही, जाहिर सी बात है कि कोई लेके नहीं उतरा था जमीन वगैरह, सब यहीं की थी, यहीं बंटवारा हुआ, यहीं सब लोग जिसकी जैसी थी उस तरह से किया है। लेकिन उसमें जो छत्रधारी सिंह हैं
वो छत्रधारी सिंह अब उसकी पॉलिटिक्स, उसकी रणनीति यहाँ तक बढ़ गई है कि अब वो बुलडोजर लेकर के जमीन पर कब्जा करता है। वो सिर्फ कागज से मार नहीं कर रहा है, वो सिर्फ रणनीति नहीं कर रहा है, वो अब सीधी सीधी डकैती पर उतर आया है। और इसी को यह उपन्यास चित्रित करता है। ये बड़े ही इस अनुभूति के बिना उपन्यास की भाषा में रणनीति का होना संभव नहीं था। इस लिहाज से एक प्रतिबद्ध रचनाकार की ये रचना है। किसान, जाहिर सी बात है कि कई बार ऐसा लगेगा कि उपन्यास बहुत बड़ा है और समाज के हर हिस्से को छू लेने की कोशिश की गई है। तो किसान और बैल की किस्मत में मरने के दिन तक खटना लिखा है। ये उपन्यासकार का कथन है। इससे किसान जीवन के प्रति, किसान की त्रासदी के प्रति जो नजरिया है कथाकार का, से स्पष्ट होता है। एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि 90 के दशक से शुरू हो करके उसके बाद जैसे जैसे हमारा मार्केट खुल रहा था, वैसे वैसे जमीन के प्रति जो नजरिया है बाजार और सत्ता का, वो बदल गया। और इसके बाद आप देखें कि जिस दौर की कथा इसमें कही गई है वह भारत में दलितों के सामाजिक उत्थान का दौर है और संघर्ष का दौर है, पिछड़ों के उत्थान और संघर्ष का दौर है। और उसी समय बाजार और राजसत्ता ने जमीन को दूसरे ढंग से देखना शुरू कर दिया है। मेरा ख्याल है कि 70 और 60 के दशक में बाजार की नज़र में या सत्ता की नज़र में, कारपोरेट की नज़र में उस तरह से जमीन नहीं देखी जाती थी जिस तरह से उसके बाद देखी गई है। और इस पूरे परिणति को, इस पूरे बदलाव को अगर हम देखें तो इसका असर दलितों के जीवन पर, पिछड़ों के जीवन पर पड़ा है और उनके उत्पीड़न की नई नई रणनीतियां विकसित हुई हैं। जैसे वो कहते हैं ना, कथाकार का कहना है कि समय आ रहा है कि सड़क के किनारे वाली जमीन फुट के रेट से बटेगी, फुट के रेट से बटेगी। मतलब यह जमीन के बाजारीकरण का दौर है। और इस दौर में जो क्रूरता है, ये जो पूरा सांप्रदायिक, आदरणीय श्री विभूति नारायण राय सर यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया है, सृजनात्मक लेखन भी है। और हम जानते हैं कि सांप्रदायिक दंगे का जो अर्थशास्त्र है उसके भीतर जो जमीन कितनी महत्वपूर्ण है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में गांव के गांव पिछले 10-15 वर्षों में किस तरह से वहाँ छोटे छोटे एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करके या सामाजिक तनाव पैदा करके वहाँ से खाली कराए गए हैं। और खास तौर पर दलितों और मुसलमानों की जो जमीनें हैं और बड़े बड़े बिल्डर्स ने उस पर बिल्डिंगें बनाने का पूरा अभियान चला रखा है। और सरकारें किस तरह से उसमें पीछे से सहयोग कर रही है, इसका संकेत यह उपन्यास बहुत पहले से दे रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब दलित विमर्शकारों ने जब गैर दलित रचनाकारों की रचनाओं का मूल्यांकन करना शुरू किया तो उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। एक बड़ा आरोप यह था कि जब गैर दलित कोई रचनाकार चित्रण करता है दलितों का, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो आपत्तिजनक है। कोई कलुआ होगा तो उसको कलुआ की तरह कह करके लिखेगा, जो कि सत्ता की जो भाषा की संरचना में
जो वर्चस्व का स्थान है वहां से वो रचनाकार उस अपने पात्र को संबोधित करता है। लेकिन शिवमूर्ति के यहाँ इनके इस उपन्यास में अद्भुत यह बदलाव देखा गया है। मैं परिलक्षित कर पा रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अदब के साथ अपने पात्रों को याद किया है, पात्रों को रचा है। उसका उदाहरण देखिए। उसका उदाहरण है, एक जगह आता है कि कालू हरिजन उड़ार कर ले आए। बैताली जो है तो उड़ार कर लाए, मैं बहुत विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इसकी भाषा और पहले के दूसरे रचनाकारों की भाषा को याद कीजिए। कालू की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, अगर उसको ध्यान में कथाकार रखता और अपनी पोजीशन से उसको एड्रेस कर रहा होता तो यहाँ कालू उड़ार कर लाए भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। कलुआ उड़ार कर ले आए, बगैर इस ये एक मूल्य के प्रति कथाकार की जो प्रतिबद्धता है उसको दिखाता है। और एक इसमें एक वैकल्पिक समाज का सपना जब तक नहीं होगा, समानता की कोई कल्पना नहीं होगी, सामाजिक कल्पना की, सामाजिक एकता की, सामाजिक बराबरी की, तब तक ऐसी भाषा नहीं आ सकती। और इसीलिए दलित साहित्यकारों ने बहुत सारे हमारे वांग्मय का, हिंदी वांग्मय का का मूल्यांकन प्रस्तुत किया है, उसमें बहुत कुछ सही है। और ये शिफ्ट ले रही है भाषा रचना के क्षेत्र में, एक नया डिपार्चर है इस लिहाज से। यह उपन्यास 80 के दशक का सामाजिक दस्तावेज है। इसके यथार्थ अपने चरम सृजनात्मक अवस्था में आए हैं। इसका कोई भी पात्र रिरियाता हुआ नहीं है। इसमें स्वाभाविक स्वाभिमान अभिव्यक्त हुआ है। उसने अपने सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सारे पूरा का पूरा विद्रोही, रमाशंकर यादव विद्रोही की कविताओं को अगर जब हम याद करते हैं तो हम देखते हैं कि जब उनको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो उनकी बहुत सारी कविताएं जिस समाज से वो आते थे, जातिगत पेशे को प्रतिरोध के हथियार में बदल देना, ये शिवमूर्ति का उपन्यास इसको स्थापित करता है। जाति पर बात करना संकीर्णता को बढ़ावा देने का पर्याय नहीं है। जाति पर बात करना जाति मुक्ति के लिए और सामाजिक मुक्ति के लिए जरूरी है। इसलिए जाति जनगणना भी यही है। बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए और लोगों को बोलने का मौका मिले। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि यह उपन्यास अब तक के जो हमारे सामाजिक परिवर्तनों की जो हमारी दिशा रही है, राजनीतिक परिवर्तन की जो दिशा रही है, उसकी असफलता को एक तरह से फिर से हमें समझने का न्योता देता है ये उपन्यास। फिर से हम लौटें अपने सामाजिक इतिहास में कि हमने कहाँ क्या क्या गलतियाँ की हैं, कैसे कैसे हम क्या करते हैं हमारी, और वहीं से हमारे लिए आगे के रास्ता के लिए इंस्पिरेशन भी, प्रेरणा भी मिलेगी। EWS आरक्षण अगर आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले लागू हो गया होता तो क्या भारत में सामाजिक जो तनाव है आज जिस तरह का है उस तरह नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि जो लोग इस बात की प्रस्तावना करते हैं उन्हें आरक्षण की अवधारणा को फिर से समझने की जरूरत है। आरक्षण की अवधारणा जाति के प्रतिनिधित्व की अवधारणा नहीं है।
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ऐतिहासिक और सामाजिक प्रक्रिया में जो लोग पीछे छूट गए थे उनको एक ऐसे पॉइंट पर ले आकर के खड़ा कर देने का एक उपक्रम है आरक्षण। उसमें किसी भी कीमत पर ईडब्ल्यूएस या सवर्ण आरक्षण, गरीबी के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता है और उसके माध्यम से भारत में कोई हम सामाजिक बदलाव या आर्थिक विकास नहीं कर सकते। इसलिए फिर से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके मुझे लगता है कि इस उपन्यास ने बड़ी रोशनी दी है और आगे भी रोशनी देगा। इस इतने बेहतरीन उपन्यास की रचना के लिए मैं फिर से जन संस्कृति मंच की ओर से, आप सबकी ओर से, राहुल सांकृत्यायन सृजन पीठ की ओर से मैं कथाकार शिवमूर्ति जी को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह उपन्यास फिर से हम लोगों को सांस्कृतिक तौर पर सक्रिय होने का एक हथियार बनेगा हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।